क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि विच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट प्रॉपरली इंडिकेटेड, कह रहा है इनमें से कौन सा जो इंडिकेट किया है वो सही नहीं बता रहा है। पहला लिखा है स्कैंडियम, फिर लिखा है क्रोमियम, फिर लिखा है आयरन और फिर लिखा है एमेन। करेक्ट इंडिकेशन किसका है? तो मुझे बताओ, स्कैंडियम से एमेन तक रेडियस क्या होता है? स्कैंडियम +3 हटा दो, प्लस जैसा होगा वैसा ही होगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, यहां से यहां तक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन यहां FeCO और Na का क्या होता है? इक्वल होता है ना, अप्रॉक्स इक्वल। लेकिन इनमें और इनमें अगर तुम कंपेयर करोगे, इनमें ये इससे बढ़ेगा। अभी यहां तक डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज मत सोच लेना कि ये डिक्रीज हो गया, यहां सब इंक्रीज हो गया ये, और इनका आपस में इक्वल है। लेकिन इनमें ये सेट का और ये सेट का अगर काउंट करोगे तो ये बढ़ गया, इससे एमएन से आयरन का बढ़ गया है। उसके बाद कॉपर और अगर जिंक का बारे में बोलोगे तो कॉपर और जिंक ये क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है। तो ये इससे इंक्रीज में आएगा और ये इससे इंक्रीज में आएगा। तो अगर यहां पर तुम्हें लगाना है तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज डिक्रीज हुआ, लेकिन ये बढ़ गया है। तो ऐसा बोला जाए या तुम्हें +3 चार्ज लगा के बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, सब +3 में है, सब एक ही पीरियड के है ना, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, कोई अलग अलग पीरियड का तो है नहीं, सब लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के है। तो स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा, सही है। उसके बाद क्रोमियम दिया है, सही है। उसके बाद आयरन दिया है, सही है। आयरन में और मैग्नीज में कंफ्यूज मत हो जाना, आयरन बड़ा होगा और मैग्नीज छोटा होगा। लेकिन ये अब बड़ा होने का मतलब इनसे बड़ा नहीं हो जाएगा, पड़ोसी से बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखते भी चलना है, पेन पेंसिल दिमाग सब चलना चाहिए। आराम से बैठ के सत्संग सुन रहे हो, बाबा का सत्संग थोड़े ये। स्कैंडियम +3 आर्गोन के बराबर होगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इस पे अगर लेंथेनाइड पे और इन पे अगर एक ही पीरियड का है तो +3 चार्ज नहीं भी जानो ना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये जिस तरह से घटेगा उस तरह से भी घटेगा, उस तरह से भी घटेगा, उस तरह से भी घटेगा। तो स्कैंडियम और डी ब्लॉक और ए ब्लॉक अगर रेडियस आए तो डायरेक्ट चार्ज हटा के भी सोचोगे। अब लेंथेनाइड सीरीज है, लॉसी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, उस पे चार्ज भी आए ना, तो चार्ज की तरह नहीं सोचना कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। डायरेक्ट भी सोचोगे लेफ्ट टू राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि सब एक ही पीरियड के होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्कैंडियम से कम होगा क्रोमियम का, क्रोमियम से कम होगा आयरन का, और आयरन और इसमें एमएन में ध्यान रखना कौन बड़ा होगा? आयरन। और इस तीनों का रेडियस लगभग बराबर है, इसका मतलब ये तीनों जो है एमएन से बड़ा होंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट कह रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें कई बार डी ब्लॉक में जाओगे तो लिखवाया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। डी ब्लॉक जब पढ़ा रहा था तब, मतलब सेपरेट एक बार पढ़ाया था तब, और उसमें सबसे लोएस्ट डेंसिटी जो होता है स्कैंडियम का होता है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी स्कैंडियम का जो डेंसिटी होता है सबसे कम होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, और सबसे ज्यादा होता है ओस्मियम का, OS का।
तो हाईएस्ट डेंसिटी इज ऑस्मियम एंड लोएस्ट डेंसिटी इज स्कैंडियम, क्योंकि इसका मास कम है इसलिए डेंसिटी कम आएगा। और यहां पर सीक्वेंस में सबसे ज्यादा बोला है स्कैंडियम का, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। एक गधेड़े स्कैंडियम +3 आर्गोन के बराबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो जब स्कैंडियम +3 सबसे छोटा होगा तो इसको भी तो +3 करना पड़ेगा, बरोबर क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, +3 चार्ज हटा के चेक करो, +3 सब पे है ना, तो क्या फर्क पड़ता, सब पे +3 आ गया, सब एक ही जैसा घटेगा। लेफ्ट टू राइट अगर सब पे सेम चार्ज आ गया +3, एक पे +2 होता है, एक पे +1 होता है, तो सोचना पड़ता। अब ये सोचो स्कैंडियम +3 हो गया, आर्गोन बन गया, तो ये भी तो कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर डी ब्लॉक और ए ब्लॉक पे अगर चार्ज आए और लेफ्ट टू राइट दिया जाए, लॉसी पर इंग्लैंड पीएम सम एजुकेटेड दिया जाए, तुम्हें चार्ज हटा के बारे में सोचना है, क्योंकि सबका चार्ज अगर तुम सोचोगे तो एक जैसा डिक्रीज करेगा वो। तो यहाँ पे सब पे चार्ज क्या है +3, तो तुम ये नहीं सोचना कि आर्गोन बन गया, ये बन गया, नॉर्मल लेफ्ट टू राइट सोचो क्या बनेगा। नॉर्मल लेफ्ट टू राइट जो मतलब, अरे जब इसका नॉर्मल सोचोगे तो एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट केवल सोचना है। और स्कैंडियम का डेंसिटी क्या होता है, सबसे लोएस्ट। तो बी ऑप्शन में क्या दिया है, हाईएस्ट, इसलिए रॉन्ग है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन करा आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस देखो, इसमें सब में +2 चार्ज है। अब इसमें क्या लिखा है, Mn+2 इज लार्जर देन निकेल +2, क्या सही है? पहला अगर देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, Mn+2 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में +2 है। Mn इज लार्जर देन निकेल, क्या बात सही है? नहीं ना। Mn और आयरन में कौन बड़ा होता है, आयरन। और आयरन किसके बराबर होता है, और कोबाल्ट किसके बराबर होगा, यानी तीनों का रेडियस क्या है। तो जब ये तीनों का लगभग रेडियस बराबर है, तो इनमें और इनमें कंपेयर करोगे तो किसका रेडियस ज्यादा गिरेगा, किसका ज्यादा गिरेगा, निकेल का गिरेगा ना। क्यों, Mn और आयरन में कौन बड़ा है, Mn और आयरन में कौन बड़ा है, और आयरन के बराबर है कोबाल्ट और निकेल। तो इसका मतलब निकेल इज लार्जर देन Mn, मैग्नीज, है या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा है, Mn+2 इज ग्रेटर देन निकेल +2, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी तो हम सोचेंगे ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक से ज्यादा बेसिक होते हैं, तो नो डाउट कैल्शियम ऑक्साइड इज सबसे ज्यादा बेसिक है। लेकिन बाकी अगर बात करें तो यहां आयरन ऑक्साइड इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। एफी में और एमएन में देखो, एफी और एमएन में अगर देखोगे तो एफी का ज्यादा लिखा है, जबकि हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, तो उसमें एमएन का ज्यादा होना चाहिए था। जबकि यहाँ पर इंडिकेशन में देखो तो ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे FeO और MnO, अगर बीच वाला हटा दो तो ऐसा ही आएगा, बीच वाला अगर CO हटा दो तो ऐसा ही आएगा, ये उससे ज्यादा लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको और क्लियर देना चाहिए था। तो यहाँ पर आयरन का गलत लिखा हुआ है, Mn का ज्यादा होगा। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्कैंडियम, क्रोमियम, आयरन और देन Mn+3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए E1 और आयोनेशन पोटेंशियल इज E2। करा के एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E1 है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइड बाई E2 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी E1 है और आयोनेशन पोटेंशियल E2 है। तो बोला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताया था ना, पिछले टाइम भी बताया था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2E1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये निकालना है, इसमें से माइनस हो जाएगा 2E1 माइनस E2 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ाया था, मुलिकन्स स्केल में, एवरेज जो निकाला जाता है। ये ऑलरेडी बताया हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में देखो। अब यहाँ पर देखो चार्ज लगाया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, चार्ज लगाया है और हमने तुम्हें बताया लेंथेनाइड सीरीज का, लस्सी पर इंग्लैंड, याद है ना, लस्सी पर, इसको हटा दो लैंथनम में, लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड गुड, तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली, ER तुम, YB लो। अब यहां पर क्या दे रखा है, हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट में, याद है एक्सेप्शन नंबर 5 या 6 में बताया था कि लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, बट जो उनका डिक्रीज का रेंज होता है वो क्या होता है, कम होता है, बहुत कम। जैसे ये 10 है तो ये 9 होगा, 9 है तो ये 8.5 होगा, कम होगा ये। अब इसमें से चेक कर लो, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, लैंथनम लिखा है, लैंथनम भी लिख दो, +3 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैंथनम, सीरियम, PM और YB, इसका मतलब ये सही लिखा है, लेफ्ट टू राइट सही लिखा है ना, लेकिन ये हमें याद होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखेंगे लैंथनम, लैंथनम के बाद PM लिखा है, उसके बाद YB लिखा है और लास्ट में सीरियम लिखा है, जबकि सीरियम यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रॉन्ग हो गया ना, सीरियम गलत जगह लिखा है ना, सीरियम को कहीं और लिखना था, कहीं और लिखा है। अब देखो थर्ड ऑप्शन में सीरियम और लैंथनम का पोजीशन गलत लिखा है, लैंथनम इज लार्जर देन सीरियम, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है ना, लैंथनम देन सीरियम, जबकि यहाँ सीरियम ज्यादा कर दिया है और लैंथनम को पीछे कर दिया है। तो अगर आपको D ब्लॉक में और A ब्लॉक में कंटिन्यू अगर आता है ना तो डायरेक्ट चेक करो, कोई तुम्हें ये नहीं दिमाग लगाना है कि ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, कुछ नहीं चेक करना है। वो सब आयनेशन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में सिखाया था, ये सब ये बन गया, ये बन गया। रेडियस में सिंपल सा चेक करना है, रेडियस में सब दिमाग नहीं लगाना, बस एक दो जगह दिमाग लगाना है कि कौन इनर्ट गैस बना है, मतलब P और S आए तो, अगर D और F आए तो D और F में बहुत ज्यादा, तुम अभी तक इतना क्वेश्चंस बनाए, तुम क्या एनालिसिस किए, ज्यादा क्वेश्चंस कहां से दिया जा रहा है, S और P से दिया जा रहा है, D और F बहुत कम आता है। तो D और F अगर आता भी है तो तुम डायरेक्ट उसको बनाओ। अब जैसे यहाँ पर रेडियस, तो हमने जब तुम्हें बोला था कि लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, दैट्स एनफ, इससे ज्यादा पॉइंट तुम्हें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डी में हमने बोला था जिरकोनियम और हफनियम का रेडियस बराबर होता है, उसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। तो जहां पर तुम्हें हाईलाइट किया गया है उस पॉइंट्स को पकड़ के रखना है। क्यों वो सब पॉइंट्स हाईलाइट किया गया, उसी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पीरियोडिक टेबल तो है बहुत बड़ा, अब एक एलिमेंट वहां से ले लो, एक एलिमेंट वहां से ले लो, एक एलिमेंट वहां से ले लो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो लॉजिकल हो, रटने वाला नहीं पूछा जाएगा, जिसमें तुम लॉजिक लगा पाओगे। अब 118 एलिमेंट है, तुम्हें कुछ भी उठा के पूछ दिया जाए तो हम बना पाएंगे क्या? तो ऐसे क्वेश्चन डिराइव किया जाता है जो लॉजिक हो, जो रटने लायक नहीं हो, जो तुम बना सको, जितना कॉन्सेप्ट, इसीलिए उतना ही सिखाया जाता है तुम्हें। ये सब चीजें ध्यान में देना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई करना है। अब लेफ्ट टू राइट यहाँ पर इसको ये बन गया, ये बन गया, वो सब दिमाग में नहीं रखना है, खासकर रेडियस के लिए। वो सब आयनेशन एंथैल्पी के लिए चलता है। देखते हो आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा S और P से पूछता है, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, वही सोचना है, चाहे वो न्यूट्रल एटम हो चाहे +3 केटायन हो, क्योंकि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, इसीलिए +3 भी लिखता है। तो याद रखना लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, वही याद ध्यान रखना है। और ये
लेंथेनाइड सीरीज मेंबर याद रखने आपको, इसके लिए ट्रिक बताया हुआ है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ वाई बी को बड़ा बता रहा है, जबकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो फॉल्स। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ही दिया है ना, सिंपल से याद रखना, ये बन गया ये बन गया, नहीं याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर इंडिकेट अगेंस्ट इट। और ये क्वेश्चन AI-EEE का है। तो AI-EEE का आज के टाइम में जेई मेंस बोला जाता है। 2000 पेपर जब हम लोग पेपर देते थे तो उस समय जेई एडवांस और जेई मेंस नहीं होता था, ये 2013 के बाद आया है। तो हमारे टाइम मतलब जेई केवल एडवांस होता था, मेंस के नाम पे AI-EEE हुआ करता था, जो NIT जिससे मिलता था। तो NIT अचीव करने के लिए, NIT कॉलेज में जाने के लिए AI-EEE पेपर देना पड़ता था, मेंस नहीं था। और आज के टाइम पे वही बस AI-EEE को नाम को कर दिया है जेई मेंस। और जेई मेंस आज अगर निकालते हो तो तुम्हें NIT में सिलेक्शन होता है, और जेई एडवांस निकालोगे तब जाके IIT में सिलेक्शन होगा। यानी फर्स्ट वी क्वालिफाई, पहले जो लड़का AI-EEE एडवांस करता क्रैक करता था नहीं करता था, एडवांस में बैठता है तो बैठ सकता है। लेकिन आज के टाइम में है कि जो जेई मेंस क्रैक करेगा वही एडवांस को बैठेगा, पहले ऐसे नहीं था, पहले सब बैठते थे। और आज के टाइम बस इतना ही चेंज कर दिया कि ट्रिपल ई के जगह पे मेंस कर दिया है, और एडवांस में जाने के लिए आपको ट्रिपल ई को क्रैक करना पड़ेगा, सॉरी मेंस को क्रैक करना पड़ेगा। और मेंस के बेसिस पे ही आपको NIT कॉलेज मिलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है, IIT में जाना है, उसके लिए एडवांस क्रैक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो जेई मेंस में आया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इंडिकेशन कौन सा गलत लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है अल्युमिनियम +3 और Mg, और तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या चीजें देख रहे हो कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना। अब हमें रेडियस के बारे में पता लगाना है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक से लगाएंगे। कैसा, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें बताया हूं नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर है, कितने ऑर्बिट हो गए, 2। कितने ऑर्बिट, 2। कितने ऑर्बिट, 2। कितने ऑर्बिट, 2। नंबर ऑफ ऑर्बिट जब सेम आ गया, कहां जाया जाता है, प्रोटॉन के पास। कितने प्रोटॉन, 13। कितने प्रोटॉन, 12। कितने प्रोटॉन, 11। कितने प्रोटॉन, 9। प्रोटॉन कम तो रेडियस ज्यादा, तो सही लिखा है ये, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज, अच्छा इसमें नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सीक्वेंस लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, BCNOF में आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लिखे तो अगर यहाँ पर, चलो यहीं से लेते हैं, B, C, N और O में एक्सेप्शन होता है और ये होता है, हम लेफ्ट टू राइट जानते हैं, और N और O में एक्सेप्शन होता है। क्या एक्सेप्शन को लिखा है वो, BCNO, BCNO। तो यहाँ पर एक्सेप्शन से हमारा काम चल गया, तो दिस वन इज ए करेक्ट। सही लिखा है ना, नहीं इनकरेक्ट लिखा है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ना, और ये क्या लिखा है, एक्सेप्शन। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन हमें जरूर इंक्लूड करके देता है, तो ये एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन का ज्यादा, ये इन गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बताया ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सबसे ज्यादा किसका होता है, देन फ्लोरीन, देन कभी कभी फ्लोरीन को ब्रोमीन के बाद भी लिखता है, वो गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो दिस वन विल करेक्ट सीक्वेंस ना, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस बोला है तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज। हलीना के रब से फरियाद,
लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रिबिडियम है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो सब फंड लगा देना है, साम दंड भेद सब कुछ लगा देना, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्शन, ये दिमाग में पुट हो जाना चाहिए। एक्सेप्शन है, क्वेश्चन आते स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि एक्सेप्शन पे बात कर रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और जो बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इस तरह से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में कब आया हुआ क्वेश्चन? ये 2005 में क्वेश्चन आया है। तो आज के मेंस लेवल में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में बोला सक्सेसिव आयनेशन पोटेंशियल एलिमेंट का इतना 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 है, तो उसका फॉर्मूला बताना है ब्रोमाइड के साथ। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम लोगों को कई बार बनवाया हूं। जब आयनेशन एंथैल्पी में पढ़ा रहा था तो ऐसा क्वेश्चन एक ही बार 8-10 बनवाया था मैंने। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट M है, M से M प्लस बनने में एनर्जी कितना लगा? 8.3। अब M से M प्लस 2 बनने में एनर्जी कितना लगा? 25.1। तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ज्यादा है, और ज्यादा होना भी चाहिए। IE2 इज ग्रेटर देन IE1 और IE3 इज ग्रेटर देन IE2, और ये वैल्यू है 37.9। तो ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जहां बहुत ज्यादा हो वहां बाउंड्री लाइन मारेंगे, और वहां पर ये +2 से +3 से +4 में गया। ये वैल्यू जो है 259.3 है। ये ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है वैल्यू। इसका मतलब यहां पर क्या अचीव हो गया होगा? आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने, ये चीजें डेटा देख के समझ में आए, ये डेटा इससे बहुत ज्यादा है। कहां बाउंड्री लाइन मारोगे? यहां या यहां? यहां मत मार देना, यहां इनर्ट बना है ना। आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इनर्ट, ये नहीं कि आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इनर्ट, नहीं, आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट, देन इट्स वैलेंसी इज 3 नॉट 4। समझ में आया क्या? बाउंड्री यहां मारना है, क्योंकि यहां से इतना ज्यादा लग रहा है ना। अब इसका फॉर्मूला बनाना है किसके साथ? ब्रोमाइड के साथ। यानी M पे चार्ज क्या लिखोगे? तो ये कुछ भी और भी लिखते चला जाए, इसका मतलब उसका वैलेंसी नहीं हो। M पे चार्ज +3 आएगा, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट्स ऑक्टेट विल बी कंप्लीटेड। और इसका फॉर्मूला बनाना है ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन पे चार्ज क्या होता है? -1 जनरली। इसका फॉर्मूला हो जाएगा MbR3, हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बरोबर है। तो आगे आने वाला टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लेवल 3 से। ये मत सोचना कि लेवल 2 या लेवल 1 ही आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। IP1, IP2, IP3 ए का इतना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्साइड ए। ये क्वेश्चन बताओ कौन कौन बनाया है ईमानदारी से? आंसर आ गया? ठीक है, गुड। ए का IP1, ए का है A+। देखो, जो क्लास में अगर पढ़ रहे हो और IQ लेवल ठीक है, एक बार बताने के बाद चीजें बना रहे हो, तो फिर तुम्हारा रिजल्ट आने लगेगा। रिजल्ट आने मतलब नीट जेईई में, ठीक है। अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन सर, अब मैं तो यहाँ स्टार्टिंग में इसलिए बना रहा हूँ कि तुम लोग अभी नए नए ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो मैं हर चीज समझा के चल रहा हूँ कि ये ऐसे होगा, सबके लिए पढ़ाना है। लेकिन एक बार अगर फैकल्टी बता दिया, उसके ऊपर तुम लेवल 3 के क्वेश्चंस लगाने लग गए ना अपने मन से, तो सोचो सही पकड़ बना रहे हो, मतलब ग्रिप सही बन रहा है कंसेप्ट के ऊपर। तो ए से बना A+2,
ए से बना ये प्लस और इसमें एनर्जी लगा इतना, और यहाँ से बना ये +2, यहाँ एनर्जी लगा 10, तो यहाँ 6 लगा और यहाँ 10 लगा। ये ज्यादा है लेकिन ये बहुत ज्यादा तो नहीं है। और a+2 से बना ये +3 और ये 16 है, तो बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकते, 6 ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर ये 45 है, यहाँ पर a+4 45 हो गया, तो ये बहुत इनके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बोल देंगे। अब ऐसा भी नहीं सोचेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा यहाँ भी नहीं है, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में तो ज्यादा है ना, जहाँ 4 इंक्रीज हो रहा है, 6 इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये नहीं कि सर 5 टाइम्स तो नहीं है, 6 टाइम्स तो नहीं है, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा हुआ है। ये ज्यादा है लेकिन 4 ज्यादा है, ये 6 है लेकिन ये बहुत ज्यादा है, 16 32 कम से कम 20-19 के आसपास है। तो इसका मतलब हमें आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बाउंड्री लाइन लगाना पड़ेगा, आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, और इसका हमें पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+3 और O पे -2 चार्ज होता है। ऑक्साइड के साथ हमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए इसको हम इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा A2 और O3। यही फॉर्मूला होगा ना, नहीं होगा? अब हमसे पूछा इसका मास बताओ, और बोला है क्वेश्चन में कि X इज एटॉमिक मास ऑफ A। इसका मास X है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2x। मोलिकुलर मास निकालने आता है ना, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा मास 48। मालूम है नहीं, सब है। अगर तुमसे पूछा जाए NaCl का मास निकालो, तो इसका मास 23 और इसका होता है 35.5, क्या हो जाएगा 58.5। ये सब चीजें तुम्हें पढ़ाया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर 16 ग्राम मास होता है ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 48, और यहाँ 1 का मास है A का X, तो 2 है, तो 2 का मास हो जाएगा 2x। 1 का मास X है तो 2 का मास 2x। 1 ऑक्सीजन का मास 16 है तो 3 ऑक्सीजन का मास 48। दोनों ऐड कर देंगे, यही मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। क्लियर? लिख रहे हो ना, सब है। जिसको नहीं बनाए हो लिखते चलना, ये नहीं कि मैं बोलूंगा तब तुम लिखोगे, ऐसा नहीं होगा। अब कई बार बता चुका हूं क्या करना है तुम्हें। अब जिसको अलर्ट होना है अलर्ट हो जाओ, नहीं जिसको होना है वहीं अपना देखो और समझो, क्योंकि मैं बताऊंगा और डस्टिंग करूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि एक क्वेश्चन बनाए और फिर तुम्हें 5 मिनट लिखने के लिए दें और फिर तुम 5 मिनट समझो, तब एक क्वेश्चन में तो 10 मिनट लग जाएगा, और यहाँ हजारों क्वेश्चन बनाने। तो समझाना भी है, बनाना भी है, तुम्हें लिखना भी है, और अपने आप को इस इन्वायरमेंट में डालो कि सब काम एक साथ हो, तुम समझो भी लिखो भी, हम भी पढ़ाएं हम भी लिखें हम भी डस्टिंग करें, साथ साथ सब होना चाहिए, तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। नहीं तो 1 घंटे में 1.5 घंटे में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन बनाने में टाइम निकल जाएगा, क्योंकि समझाना भी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कौन कौन बना लिया? ठीक, तो 8 नंबर में यहां पर पॉली के बारे में बोला है, H और H के बारे में। H और H का बॉन्ड एनर्जी कितना है 60 किलो जूल, और यहां पर X और X का बॉन्ड एनर्जी कितना है, सॉरी गलत लिखा गया, 104 है, यहां पर 60 है, और यहाँ H और X के बीच में कितना है 101 है, और हाइड्रोजन का ये है 2.1। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे जिसका निकालना होगा, किसका निकालना है, निकालना है अननोन एलिमेंट X का, X का निकालना है -2.1। अच्छा, यहां पर 2.1 माइनस करेंगे, क्योंकि जिसका आएगा उसका हाइड्रोजन से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये बात कैसे समझ में आई? ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 2.1 से कम ही नहीं है क्या? ऑप्शन में एक है क्या? एक है 2.1 से कम, तो ये हम मान के, नहीं मैं कौन सा देख रहा हूं, मैं 10 देखने लग गया, मैं बना कौन सा रहा हूं 8 ना, 104, 60 और 101, ठीक है, और √19 का वैल्यू भी दिया है।
मैं बोला था कि रूट अंडर का वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। तुमसे वो क्वेश्चन में उसका ये पर्पस नहीं होता कि तुम कैलकुलेशन करो, उसको कैलकुलेशन करवाना एग्जाम जेई का नीट का कोई टारगेट नहीं है। वो चेक करना चाहता है तुम्हारा आईक्यू कितना है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना है। वो कैलकुलेशन नहीं चेक करता है तुम्हारा। कैलकुलेशन चेक भी करना हो तो एक दो क्वेश्चन पे कर लेगा वो। सारे मैक्सिमम क्वेश्चन का तुम्हारे ऊपर जो उसको डॉक्टर जिसको बनाना है और आईआईटीएन जिसको बनाना है, उसको कैलकुलेशन करा के क्या करेगा वो। कैलकुलेशन तो दूसरे लोग बैठे रहेंगे काम करने के लिए। अब जो एमबीबीएस कर लिया उस डॉक्टर को कैलकुलेशन से क्या लेना देना है। आईक्यू टेस्ट किया जाएगा ना। या मान लो सीजर करते समय सीजर को ही पेट में छोड़ दिया तो क्रिटिकल सिचुएशन में दिमाग काम करना चाहिए। काम करना बंद करेगा तो फिर डॉक्टर बन के क्या करोगे। कोई को लगता है इंजेक्शन देने में डर लगता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू ज्यादा है, इसलिए हम इसमें अगर कहीं पर उस एलिमेंट का वैल्यू कम होता है इससे हाइड्रोजन से, तो इसको उल्टा लिखते हैं, बाकी इधर उल्टा नहीं लिखेंगे। इक्वल टू 1 किलो कैलोरी में 208। अब रूट अंडर डेल्टा निकाला जाता है, रूट अंडर डेल्टा निकाला जाएगा। अब डेल्टा के लिए मैं तुम्हें तो रटो मत, मैं तुम्हें कई बार बताया हूं कि कैसे डेल्टा निकाला जाएगा। इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को सेम सेम वाले को आधा करो और इसमें से माइनस कर दो। इस दोनों को ऐड करो, आधा करो, इसमें से माइनस करो। नहीं तो हमेशा ए और बी करते रह जाओगे। ये ए है, बी है और ये बी है। इस दोनों को ऐड करो, सेम सेम वालों को ऐड करो, डिफरेंट वाले को में से आधा करके सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हो जाएगा 101 माइनस 164 हो जाएगा। और 164 कितना हो जाएगा 82। ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया 19। क्या फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। चीजों को समझोगे और जो समझता है वो भी ये भी समझता है कि ये क्यों ऐसा किया गया है। तुम सोच सकते हो कि दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा 2HX बनेगा। H2 और H2 और X2 को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा 2HX। तो यहाँ पर ये बात समझ सकते हो कि ये वैल्यू डिवाइड क्यों किया गया है। तो यहाँ 2HX बना और ये किसका एनर्जी है HX का। तो HX का एक ही एनर्जी माइनस करोगे ना, यहाँ 2 बना है तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया गया, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना HX आ जाएगा, एक HX आ जाएगा। तो ये HX का वैल्यू है और ये HX का वैल्यू है। ये लैब का वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल वैल्यू है जो हम नोटबुक में निकाल रहे हैं। ये कैलकुलेटेड मतलब ये लैब का वैल्यू है और ये थ्योरेटिकल जो हम निकाल रहे हैं। तो चीजों को समझोगे तब समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें ये होता है। ये नहीं कि ये करना है बी करना है माइनस करना है, क्यों करना है वो सब चीजें, वो ऐसा क्यों लिखा गया है तो समझ सकते हो क्यों लिखा गया है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर रूट अंडर 90 का वैल्यू रख दोगे। अब कैलकुलेशन कर सकते हो ना, कैलकुलेशन का पार्ट तुम कर लेना। क्या आएगा इसका आंसर 3 आ रहा है, x इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मालूम है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया जाएगा तो क्या लगाओगे पॉली स्केल या मूलिकंस। मूलिकंस। अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया जाएगा तो किससे डिवाइड करोगे 5.6। आगे चल के सब भी बता देंगे क्यों इसी से डिवाइड किया गया। 5.6 होगा ना, तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना। आंसर है इसका आ रहा है ना आंसर है 13 प्लस 3.8 डिवाइड बाई 5.6 आ रहा है 3.5 आ रहा है। 3 ऑप्शन आ रहा है कि 3 आ रहा है
3 आ रहा है। तो अगर आयनेशन एंथैल्पी दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी दिया जाए, तो ये दिमाग में हो जाना चाहिए कि हमें मूलिकंस लगाना है। तो तुम्हें स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था तुम बोल रहे थे सर कब मूलिकंस लगाना है और कब पॉली लगाना है। क्या क्वेश्चन में देख के समझ में नहीं आ रहा कि हमें मूलिकंस लगाना है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के नहीं समझ में आ रहा कि पॉली लगाना है? मूलिकंस पे बन पाएगा क्या ये? मूलिकंस बन पाएगा? ये नहीं बन पाएगा। दोनों में से बेटर कौन है? पॉली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, बॉन्ड एनर्जी HH HX इतना 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 है, तो X का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा? वही फिर से वही क्वेश्चन 8 वाला ही रिपीट है, थोड़ा सा डेटा चेंज है। तो जिसका निकालना है -2.1 इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिखूं तो HH इतना और HX का कितना है 138, तो ये हो जाएगा 0.208 और रूट अंडर डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू निकाल दूं, डेल्टा हो जाएगा HX। देखो HH का दिया है, XX का दिया है और HX का दिया है, तो यहां पर है 138, ये हो जाएगा 138, ठीक है, माइनस, अब ये दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 104 और प्लस 38 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 67। 67 का रूट अंडर दिया गया है। अब कई कई इसमें दिमाग भी लगा रहे हो सर डायरेक्ट 67 ले लो, तो क्वेश्चन में तुमसे ऐसा ऐसा चीजें बना देगा ना कि डायरेक्ट कभी कभी चीजें नहीं लिया जाता है, गलतियां करा देगा तुमसे। गलती से मान लो 65 आ रहा है, 67 ले लिए, अब कैलकुलेट कर लोगे ना आगे, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। आगे देखो, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें मोल के रिगार्डिंग हम बात करें, ठीक है। और इन सब क्वेश्चन में ऐसा एक भी नहीं आया जो तुम पढ़े नहीं हो, तो बस दिमाग लगाना है। हाँ, लेकिन निकाल के देखना, अगर मान लो x का निगेटिव आने लग जाए ना, x का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो उसको रिवर्स मार देना। एक बार पहले नॉर्मली ऐसे ही निकाल के देखेंगे, x माइनस हाइड्रोजन का अगर मान लो निगेटिव आ गया कहीं ना, तो तुम सोचो कि हम वैल्यू उल्टा पुट किए हैं। यही इसका मतलब देखने का तरीका है, बाकी से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस में भी आता है। कर एटॉमिक नंबर ABC एंड D, Z-1 है, Z है, Z+1 है और Z+2 है। B इज नोबेल गैस, B जो है नोबेल गैस है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर हमें दिया गया ABCD, ABCD, B नोबेल गैस है, तो हम मान लेते हैं नियॉन है, मान लेते हैं नियॉन है, B इज नोबेल गैस। हालांकि आर्गॉन भी तुम मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक नंबर जो है वो A का, इसका Z है, इसका मतलब इसका 10 है, तो इसका क्या होगा 9, क्योंकि यह Z-1 है, तो 9 बोले तो फ्लोरीन है। और C क्या है Z+1 यानी 11 है, 11 बोले तो सोडियम का है, हमने मान लिया है क्योंकि उसने नोबेल गैस बोला है। और D क्या है Z+2 बोले तो 12 है, यानी 10 और 2 12, सोडियम Mg का हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला A हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखोगे तो पहले इसमें हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? हाईएस्ट फ्लोरीन का होगा ना, क्योंकि नियॉन का और मेटल, देखो मेटल लेना नहीं चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, सॉरी मेटल इलेक्ट्रॉन्स लेना नहीं चाहते। जब लेना नहीं चाहते तो इसका इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता है? पॉजिटिव, मैं बताया था। जबकि इसका इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी क्या होता है?
निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमें निगेटिव में होना चाहिए। जितना निगेटिव में हो वो अच्छा बात है, यानी वो अपने मन से एक्सेप्ट कर रहा है। ये मत सोचना कि वो पॉजिटिव है तो अच्छा, नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना बेटर है, उतना अच्छा माना जाएगा। और मेटल जो होता है, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय वो लूज करते हैं, तो इसीलिए उनका टेंडेंसी गेन करने का होता है, सॉरी लूज करने का होता है। मेटल का टेंडेंसी लूज करने का होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम कंपेयर नहीं करेंगे। ऐसे भी नियॉन और सोडियम ही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेटल का नियॉन का बहुत कम होता है, पॉजिटिव होता है, इसका तो निगेटिव होता है। निगेटिव अच्छा बात है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाना इसी में। तो ए का हाईएस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी, सी एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सोडियम +2 में एग्जिस्ट करेगा कभी? करेगा क्या? सोडियम ऑलवेज एग्जिस्ट इन +1 नॉट +2। समझ में आ रहा क्वेश्चन कैसे अब मिक्स कर रहा है ना। लेवल 3 में क्वेश्चन को एनालिसिस करो, क्वेश्चन लेवल 3 में कैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनेशन, सबको एक साथ बनाया जा रहा है। समझ में आया क्वेश्चन फॉर्मेट करने का तरीका? यानी जो तुम सेपरेट पढ़े आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब सबको मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में सब कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। तो ये नहीं कि तुमसे एक बार अलग से आयनेशन एंथैल्पी पूछेगा तो बताओ, वैसे भी आता है बट मिक्सिंग करेगा क्वेश्चन को। तो जितना आगे बढ़ोगे उतना ही डेप्थ में चलता चला जाएगा। सी ऑप्शन, डी इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल सही है, डी इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। और सी, डी ऑप्शन बोला है, ए बी 3 ही ऑप्शन है, 3 ही है, तो करेक्ट कौन है? ए और सी। नीचे ऑप्शन लिखा है, सी 3 ऑप्शन है। क्लियर हो गया ना? 12 नंबर, चलो इसका फोन है, अलार्म लगाए थे किस लिए? याद करना था। मेडिसिन खाते हो? चलो 12 नंबर, एम से बना M+, एम से बना M+, तुम इधर प्लस लिख सकते हो या इसको ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। M में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया M+ में, और M से क्या बना, M+ से क्या बना, M+2 बना, यहां से यहां बना। डेल्टा H इतना है, नहीं ये गलत, हमने ऐसा लिखा, ये लिखा हुआ है ऐसे। M से क्या बना, M+2 बना, और लिखा है M से बना M+2। और इस केस में डेल्टा H क्या लिखा है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दो बातें समझो, डेल्टा H का मतलब होता है हीट। डेल्टा H का ऐसा नॉर्मल मतलब होता है चेंज इन इंथैल्पी, मतलब उसके दौरान हीट का लेन देन, रिजल्टेंट हीट। और यहां पर वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से यहां लाने में उसको 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वन इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल या किलो कैलोरी। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड एनर्जी टू कन्वर्ट M to M+, ओके ना। डेल्टा H मीन्स
चेंज इन इंथैल्पी यानी हीट इतना दिया, अगर नॉर्मल भाषा में समझोगे मतलब अपने समझने के लिए, तो इतना हीट दिया गया है यहां से यहां कन्वर्ट करने में, और यहां डेल्टा एच लिखा गया है 250 प्लस में, यानी यहां से यहां जाने में 250 लगा है, 250 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यानी हीट लगा है। अब हमसे बोला है स्टेटमेंट्स कौन सा ट्रू है, तो देखो यहां से यहां जाने में कितना लगा है एनर्जी 100, और यहां से यहां जाने में कितना लगा है 250 लगा है ना। तो ये क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा, 150 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हेस लॉ। तुम यहां से यहां डायरेक्ट जाओगे, देखो आइस ले लो, आइस को हीट करो लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट करो वेपर बन गया, तो आइस को लिक्विड में बदले कुछ एनर्जी दिए, लिक्विड को वेपर में बदले कुछ एनर्जी दिए। अगर तुम आइस को वेपर में बदलना चाहते हो तो ये दोनों एनर्जी का क्या होगा, सम होगा, होगा कि नहीं होगा। नॉर्मल तरीके से समझना है तो यहां से ए से गए बी और बी से गए सी, ये दिया है 100 और ये दिया है 250, ये क्या होगा 150। इसी लॉ को बोलते हैं हेस लॉ। तुम यहां से यहां डायरेक्ट करो या स्टेप वाइज जाओ, इसका सम और इसका सम क्या होगा बराबर। हेस लॉ कहां हमने नाम लिया था, याद है तुम लोग को, कहां नाम लिया था हेस लॉ, कहां नाम लिया था हमने, बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ा रहा था, तो जब लिख रहे थे डेल्टा एच एफ तो वहां मैं लिखता था ना कि अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, लिखता था कि नहीं लिखता था। बॉर्न हेबर साइकिल जब तुम पढ़ रहे थे तो वहां मैं लिखता था अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। हेस लॉ का मतलब यही होता है कि यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, 2 स्टेप में गया और डायरेक्ट गया, तो इस दोनों का वैल्यू का सम डायरेक्ट वाले के बराबर होगा, ये 150 होगा। अब इस पे हम आंसर निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन का आंसर आना अलग मैटर है, तुम्हारा समझदारी बढ़ाना भी, इम्प्रूवमेंट, कितना चीजों को समझ पा रहे हो। अभी आंसर आ गया हम नहीं ध्यान देंगे वो सब मैटर नहीं, चीजों को डेप्थ में अभी लेके जाओ, समझदारी बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग। जितना चीजें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही सोचने की क्षमता अलग होगा, क्वेश्चंस पकड़ने की क्षमता अलग होगा। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, IE1 ऑफ m इज 100, पहला ऑप्शन इज करेक्ट, IE1 क्या है 100 है। सेकेंड ऑप्शन IE1 ऑफ m प्लस, अब ये एक चीज गलत लिख दिया मैंने, IE1 प्लस m प्लस, यहाँ I1 IE2 ऑफ m, IE2 है, IE2 ऑफ m बोले तो इसका ऐसे लिखता है ना, निकालते इलेक्ट्रॉन यहां से नाम लेते हैं इसका IE2 ऑफ m, बट इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं यहां से 250, गलत लिखा है, 250 होगा 150 ना। और फोर्थ ऑप्शन है I2 ऑफ mg इज 150, सही लिखा है। और एक और ये लिखा है सेकेंड ऑप्शन, इसका आंसर क्या दिया 3 है, 3 है ना, 250 I2। ये जो सेकेंड ऑप्शन लिखा IE1 ऑफ m प्लस, अब यहां पे थोड़ा सा लिखने का उसका ढंग अलग हो गया है, IE1 प्लस m प्लस मतलब यहां से बोल रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसका मतलब होता है ऐसे लिखोगे IE2 ऑफ m लिखोगे, IE2 ऑफ m लिखोगे, यानी m में से नहीं, m प्लस में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, या इसको ऐसे लिखोगे IE1 ऑफ m प्लस। हालांकि फर्स्ट एनर्जी न्यूट्रल एटम से निकाला जाता है, लेकिन अगर यहां पर लिखता है ये भी कि IE1 ऑफ m प्लस तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 हो गया ना, 13। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी BPSF, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी B है BCNOF, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। कह रहा है बी है बोरॉन, फास्फोरस है और सल्फर है और है क्लोरीन है, और हमसे पूछा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, जरूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस अपना निकाल के और मैं उसको तब अपना सीक्वेंस मैच करूं। अगर मेरे को चीजें समझ में आ गई तो मैं पहले 4 ऑप्शन में से इलिमिनेट करना स्टार्ट करूंगा कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो पहला हमारा इलिमिनेशन का काम होगा। यहाँ पे हर क्वेश्चन में नहीं, जहां पर जैसा दिमाग लगेगा वैसा करेंगे। अब इसमें हम इलिमिनेट करते हैं, बनाने के लिए तो हम बना ही देंगे, बट इलिमिनेट करते हैं। क्या इलिमिनेट करेंगे? अब आयनेशन एंथैल्पी में मुझे मालूम है इनमें एक्सेप्शन होता है, सल्फर का कम होगा और फास्फोरस का ज्यादा होगा, ये एक्सेप्शन मालूम है। इसी एक्सेप्शन के बेसिस पे हम पहले ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। तो देखो, इस ऐसा ऑप्शन किस में है? पहला में है S इज मोर देन P, P इज मोर देन S, ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में S इज लार्जर देन P है, तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो गया। तो हमारा तो एक ऑप्शन तो निकल गया ना कि हम S के सेकंड के बारे में नहीं सोचेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में S इज लार्जर देन P, ऑप्शन नंबर 3 भी एलिमिनेट हो गया। उसमें भी लिखा है S इज लार्जर देन P, जबकि P इज लार्जर देन S है। और ऑप्शन नंबर 4 में P इज लार्जर देन S, यानी ऑप्शन नंबर 4 अभी तक सही मिला है। यानी हमारा अब या तो 1 होगा आंसर या तो 4 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अगर मान लो गलती से तुक्का भी मारेंगे ना तो 50% सही होने का चांसेस है हमारे को, क्योंकि 2 ऑप्शन तो होना नहीं इसका। मान लो ऐसा हो गया कि एग्जामिनर कॉपी छीन रहा है और तुम्हें 2 एलिमिनेट कर दिए हो, और अब तुम्हारे पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं, बोला कि अब मेरे को OMR शीट दे दो। अब तुम्हें बस इतना ही टाइम है कि A मारो या 4 मारो। ऐसा सिचुएशन आता है ना, कि हम भी एग्जाम दे के आए, ऐसा सिचुएशन आता है कि एग्जामिनर OMR शीट लेने लगता है कि टाइम हो गया। सर रुक जा, 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट क्या 2 सेकंड नहीं रुकता हो। तो उस केस में या तो 1 मारोगे या तो 4 मारोगे, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम था कि तुम आंसर निकाल दिए थे, लेकिन उतना टाइम नहीं था कि तुम 1 और 4 को बता सको। तो या तो तुम गलती से तुम्हारा लॉक हो जाएगा अब यहाँ, तो ये मारो या तो सर 2 मिनट सर, तब तक ए इतना देखने का टाइम नहीं था, तो ए तुमने बोला कि चलो जो होगा देखा जाएगा, 1 या 4 होगा। अब तुम्हारा आगे का लॉक या तो 1 होगा या तो 4 होगा ना, लेकिन 50% तो उम्मीद है ना कि सही हो जाएगा। तो इलिमिनेट करना भी हमें आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, अभी नोटबुक OMR छीना नहीं जा रहा है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। अब क्या चेक करना है? अच्छा, फर्स्ट में और 4 में क्या डिफरेंस दिख रहा है? बोरॉन और फ्लोरीन का दिख रहा है। तो मुझे बताओ, बोरॉन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का ना, होता है ना। तो बोरॉन, अब फर्स्ट में और 4 में चेक कर लेंगे क्या डिफरेंस है। तो फ्लोरीन और बोरॉन में डिफरेंस है। फ्लोरीन को फर्स्ट में सबसे लास्ट में लिखा है और 4 में सबसे ज्यादा लिखा है। आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। तो लक खराब था, हमने 1 पे लगाया था, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और ऐसा नहीं हम 1 पे लगाएंगे, कभी भी ऑप्शन फर्स्ट में फर्स्ट नहीं मारा जाता है कभी भी। 1 और 4 में या तो मोस्टली क्वेश्चन, अगर तुम MCQ आगे बताएंगे, 180 क्वेश्चन जब तुम्हारे नीट में आएगा तो तुम C ऑप्शन देखना कितने का आता है। मोस्ट क्वेश्चन का आंसर C होता है। C निकाल के देखना 180 में से C कितने का आ रहा है।
ए कितने का आ रहा, बी कितने का आ रहा, रैंडमली 4-5 क्रॉस चेक करना लेके। तो ऐसा देखा जाता है कि सी ऑप्शन ज्यादा आता है। ये सब मतलब एनालिसिस बता रहे हैं, सब करना नहीं है कि तुक्का मारे जय माता दी 1 2 3 और तुक्का मार दिया 3 आ गया, ये नहीं करना है। ये सब भी करते हो क्या? आंख बंद करते हो 1 2 3 जय माता दी 3 आया 2 आया। हाँ सही बोल रहे हो। जीरो। अच्छा मैं एक बार डेटा चेक करता हूँ, देखता हूँ डेटा। लॉजिक पे तो सही बोल रहे हो, लॉजिक पे बोरॉन का ज्यादा होना चाहिए, हमने तो बात सोचा ही नहीं। तो एक बार डेटा चेक कर लेता हूँ मैं, डेटा से समझ में आ जाएगा। गूगल पे डेटा चेक करके बताता हूँ। तो एक बार डेटा में चेक करता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। कल क्या डेटा है, हो सकता है कि डेटा अगर सही नहीं एक्सेप्शन में निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बनाओ। सर दत्त 14 पढ़ो एक बार, बताता हूँ। तुम लोग नाश्ता करके आए हो कि डब्बा लेके आए हो? हैं? कुछ भी नहीं, पानी पी के आए केवल है? डब्बा लेके आए? डब्बा लेके आओ, बीच में ब्रेक है ना। कितने बजे ब्रेक है तुम लोग का? हैं? कितने का था? मैं कंटिन्यू कर दिया हूँ क्या? चलो अभी ले लो ब्रेक 10 मिनट का। 15 हो रहा है, 25 में मिलेंगे, बरोबर है क्या? 25 में मिलेंगे हम, ठीक है। ब्रेक ले लो। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन था 13 हो गया ना, 14। यूजिंग द डेटा फॉलोइंग, ये दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है mg प्लस 2f क्या बना, mg प्लस 2 बना और 2f माइनस बना। डेटा दिया है IE1 इक्वल टू 737.7 और IE2 दिया है 1451 किलो जूल और EA दिया है -328 किलो जूल। तो हमसे पूछा है हीट चेंज यानी डेल्टा H इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा। ध्यान से समझना। अब क्या क्या हुआ है, अब तुम्हें बॉर्न हेबर साइकिल सिखाया था ना मैंने, उसी से थोड़ा सा रिलेट कर लो। कंप्लीट नहीं लेकिन थोड़ा बहुत रिलेट कर लो। mg से क्या बना होगा, mg प्लस बना होगा। mg प्लस से क्या बना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा। यहां से यहां जाने में एनर्जी कितना लगा होगा, 737.7 और यहां से यहां जाने में कितना एनर्जी लगा होगा, इतना। यानी यहां से यहां जाने में mg से mg प्लस 2 जाने में कितना एनर्जी लगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 0.7 और ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये 7 और एक 8
सही है ना? देखो तो गलत है, लग रहा गलत है, इधर उधर हो गया। 1451 और 737.7, 788 7 4 11 और ये आएगा ना। तो यहां से यहां जाने में इतना एनर्जी देना पड़ा, प्लस है। अब यहां से यहां जाने में कितना इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ? 2। अब उस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन करेगा? फ्लोरीन। तो एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, क्या बन गया? फ्लोरीन माइनस। इसके दौरान उसने कितना एनर्जी रिलीज किया? कितना रिलीज किया? -328, -328 किलो जूल। ये एक ने रिलीज किया, यहां कितना है? 2 है, तो एक और गेन करेगा ना, तो -328। तो दोनों को द्वारा रिलीज कितना होगा? दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस साइन होगा, तो 6 5 और ये आएगा ना। यानी यहां से यहां जाने में उसको टोटल एनर्जी लगा 2188.7 किलो जूल। और ये 2 फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में, एक फ्लोरीन गेन करेगा, एक फ्लोरीन गेन करेगा। इसमें ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी 1 और 2 है, जिससे इसके जैसा है। इसके जैसा मत सोच लेना कि ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ 1 है और ये 2 है, नहीं, 2 फ्लोरीन है अलग अलग। एक फ्लोरीन गेन करेगा, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन गेन करेगा। तो कुल मिला के यहां से यहां जाने में उसका एनर्जी रिलीज कितना होगा? 656 किलो जूल होगा ना। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसका डेल्टा एच निकालो। डेल्टा एच का मतलब ये हुआ कि सब काम एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो इसका लेन देन बराबर करो। अब कि फाइनली रिजल्टेंट क्या हुआ, लॉस हुआ कि गेन हुआ। तो हमने यहां से यहां जाते समय, यहां से इसको कन्वर्ट करते समय हीट हमने दिया, यानी हमने पैसा उधार भी लिया और पैसा दिया भी। तो रिजल्टेंट हमारे पास बचा या हमने बचा नहीं बचा। जैसे हमने 500 रुपया उधार लिया और 100 रुपया दे दिया, हमारे पास कितना बचा, अब उसका हिसाब किताब चाहिए। तो हम 400 रुपया बचा हमारे पास, तो साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। इतना दिया गया है तो डेल्टा एच लिखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 हो या 2 हो, टोटल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ साइन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस। तो यहां से यहां जाने में कितना लगा? 2188, और यहां से यहां जाने में कितना रिलीज कर दिया? 656। साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें कैलकुलेट करो कितना आएगा? 1532.7, यानी प्लस आया। प्लस आने का मतलब ये हुआ कि हमने रिजल्टेंट दिया ही है, तो दिया भी है और रिलीज भी हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया गया तो प्लस आया। इसका मतलब टोटल मिलाकर हमने दिया है। एंड दिस वन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हमने हीट दिया है। यही है डेल्टा एच। समझ में आया डेल्टा एच क्या है? कैलकुलेशन ऑफ हीट, लेन देन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें 15 नंबर बताऊं या हटा दूं, उससे पहले थोड़ा सा मोल के बारे में बताता हूं। 2-3 लाइन बताएंगे मोल के बारे में, ज्यादा नहीं बताएंगे, लिख लिया ना तुम लोग। तो मोल के बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, 2-3 चीजें बताएंगे। समय के साथ आगे टीच करेंगे व्हाट इज मोल कंसेप्ट, मोल क्या होता है, मोल कैसे निकाला जाता है। 2-3 बातें ध्यान दो बस, इसी से हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो ज्यादा उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो मुझे बताओ 1 डजन में कितना क्वांटिटी होता है? 12 क्वांटिटी होता है। क्यों 12 होता है? लॉजिक है क्या इसका? मान लिया गया ना, तो कुछ चीज का लॉजिक नहीं होता है। तो 1 डजन में
1 डजन में 12 क्वांटिटी होता है, चाहे यहां हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हर जगह 12 ही होगा ना, कि 13 हो जाएगा? चाइना में 15 नहीं हो जाएगा ना? फिक्स है ना 12। वो पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मान लिया गया, पैरामीटर है ये, तो पैरामीटर्स को मान लिया गया कि ये डॉलर है, ये रुपया है, इसका भी मान लिया गया है। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में डजन नहीं चलता है, केमिस्ट्री के अंदर अब जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, अब उनकी जो संख्या निकाला जाता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23, अगर इतना नंबर में अगर एटम है, इतना एटम अगर ऑक्सीजन है या नियॉन है या मॉलिक्यूल्स है, कोई भी क्वांटिटी, पेन, पेंसिल, बनाना, आम, मैंगो, हापुस, आम सब चलेगा, ठीक है। यहां भी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन से, केटायन, एनायन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी नंबर अगर इतने के बराबर है तो केमिस्ट्री में बोला जाता है इसको 1 मोल के बराबर है। जैसे 1 डजन में 12 होता है, तो केमिस्ट्री में 1 मोल में इतना एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। अब इसका ये मत सोचना कि ये सर इतना ही क्यों माना गया है, जैसे तुम इसका जवाब नहीं दे रहे थे, एक पैरामीटर है, तो 1 मोल में इतना क्वांटिटी होता है केमिस्ट्री के अंदर, यानी 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल्स होगा, या तो आयंस होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन, कोई भी क्वांटिटी होगा, उसको 1 मोल के नाम से जाना जाएगा। जैसे डजन में 12 को 1 डजन जाना जाता है, वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर इतना एटम या मॉलिक्यूल्स को 1 मोल बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना, इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, एवोगाड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट Na से किया जाता है। Na बोले तो सोडियम नहीं, Na, एवोगाड्रो नंबर, यानी 1 मोल इक्वल टू 1 Na भी बोला जाता है। इस नंबर को Na बोला जाता है, इस नंबर को Na बोला जाता है, ये नंबर Na बोल दिया जाता है, एवोगाड्रो नंबर। अब ध्यान दो अगला पॉइंट, ये तो बात क्लियर हो गया होगा, ये केमिस्ट्री में डजन का बदले मोल आ गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो मुझे बताओ 16 ग्राम जो मास होता है वो कितने ऑक्सीजन का मास होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है? एक ऑक्सीजन का मास, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। और देखो एक और बोला है 1/2, एक का सही है, कौन है वो? श्रीजीत का। एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। ये चलो, ये मान लो कैप है, ये कैप 16 ग्राम भी नहीं होगा, 16 ग्राम से कम ही होगा। इसको छोड़ोगे तो नीचे बैठ जाएगा, तो ऑक्सीजन तो नीचे बैठ जाना चाहिए 16 ग्राम अगर है तो। एक का मास अगर 16 ग्राम है तो नीचे बैठ जाना चाहिए, फिर हवा में तैर कैसे रहा है? अच्छा मान लो आयरन का मास 56 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, तो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम नहीं। देखो कंटेनर में एक एटम का मास नहीं होता है 16 ग्राम, कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। कितना मोल? कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। 1 मोल बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है ऑक्सीजन का, और उन सबका मास मिला के 16 ग्राम होता है। नहीं कि एक एटम का बोलोगे, आज के बाद बोलोगे 16 ग्राम 1 मोल का मास है, नहीं कि एक का मास है। दिस वन इज ए मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास है, यानी इतना एटम का मास 16 ग्राम है। एक का मत बोलना कभी भी।
क्या बोलोगे? उसी को तो बोला था एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल का मास होता है, नहीं कि एक का मास होता है, बरोबर है। तो कभी भी एटॉमिक मास लिया जाएगा तो एक मोल का मास होता है, क्लियर? या मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अब ऑक्सीजन का मास होता है मॉलिक्यूलर मास 32, O2 होता है ना, 32 होगा। तो एक O2 का मास 32 ग्राम होगा। सोच सकते हो कि एक O2 का मास 32 ग्राम, तो नीचे बैठ जाएगा। सोच के देखो कि अगर एक O2 का मास 32 ग्राम है तो नीचे बैठेगा वो तो फिर डस्ट जैसा नीचे चला जाएगा। वो एक मोल का मास है। तो एक का मास क्या होगा? अच्छा, ऑक्सीजन का ये सब चीजें बाद में समझाएंगे। Na एटम का मास, इतना एटम का मास 16 ग्राम है, तो एक का मास क्या होगा? 16 अपॉन ये होगा ना, होगा कि नहीं होगा? इस नंबर को बोला जाता है AMU। तुम लोग देखे होगे 16 AMU लिखा रहता है। तो 16 AMU इज नथिंग बट इट इज ए मास ऑफ 1 एटम, और 16 ग्राम मीन्स मास ऑफ 1 मोल एटम। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन AMU एंड ग्राम? इससे बोला जाएगा कि ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, मतलब दिस वन इज ए मास ऑफ 1 एटम। ये बातें छुपा लिया जाता है। 1 अपॉन इतना को AMU बोला जाता है, और 16 ग्राम मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या क्लियर हुआ? 16 AMU मतलब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, और 16 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑक्सीजन एटम। इतना अपॉन इतना को AMU बोला जाता है। तो कहने का मतलब AMU अगर ग्राम में लिखना चाहते हो तो 1 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ये ग्राम होता है। इसी को ग्राम अपॉन इतना को AMU लिख दिया था, एटॉमिक मास यूनिट। वो सब बाद में हम बात करेंगे, ठीक है? बस अभी क्लियर दिमाग में रखना, AMU मीन्स मास ऑफ 1 एटम एंड ग्राम मीन्स मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल में कितना नंबर होता है? 6.023, ठीक है? कोई डाउट है? नहीं। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तुम मार्केट से 24 पेन खरीद के लाए, तो कितना डजन खरीद के लाए? कितना? 2 डजन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंटेनर में 64 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, O2, एक कंटेनर में 64 ग्राम O2 है, तो कितना मोल है? जैसे तुम डजन निकाले हो 2 डजन, वैसे निकाल के बताओ मेरे को कितना होगा? 2। 4 O2 है, O2 का मास हो जाएगा 32। तो 32 ग्राम अगर मास है तो कितना का मास 32 ग्राम होता है? 1 मोल। अरे 16 ग्राम अगर मैं लिखूं ना, अगर मैं 16 लिखूं कि ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है, यानी 1 मोल एटम का मास है। अगर मैं 32 ग्राम लिखूं तो मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, ये O2 का मास है। अगर मैं 16 AMU लिखूं तो ये 1 एटम ऑक्सीजन का मास है। अगर मैं 32 AMU लिखूं तो ये 1 मॉलिक्यूल्स यानी O2 का मास है। तो अगर 64 ग्राम है तो कितने मोल है? जैसे 24 ग्राम है तो सॉरी 24 पेन लाए तो कितने डजन है? 2 डजन है। तो तुम क्या किए थे? 24 लाए थे और 12 से डिवाइड किए थे, तभी ना 2 आया था। अब यहां तुमसे पूछे जाएगा कि मोल बताओ,
तो तुम 24 पेन खरीद के लाए थे, यानी गिवन ये पेन है, कितना तुम खरीद के लाए, तो मोल इक्वल टू हम लिखेंगे गिवन मास, यानी तुम कितना मास कंटेनर में लिए हो या कितना दिया जा रहा है, डिवाइड बाई इसका जो एक्चुअल मास है, जो 12 डजन बताता है इसका एक्चुअल मास, यानी मोलर मास। मोलर बोले तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर को दोनों को मिला के मोलर बोल दिया जाता है, तुम जो लेना चाहते हो ले सकते हो, तो यहां लिख देंगे मोलर मास। तो मोल निकालने का फॉर्मूला लिख लेना, अब कल मैं इतना ही, अब आगे नहीं बताऊंगा, मोल में इतना ही हो गया। तो मोल में मैं इतना ही बताऊंगा। क्या लिखोगे मोल में? गिवन मास। यहाँ गिवन मास कितना था? 64। गिवन मास मतलब समझ में आ गया ना कि कितना डजन तुम मार्केट से खरीद के लाए पेन, वो गिवन है। तो यहाँ पर गिवन मास कितना था? 64। अब मोलर मास बोले तो इसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32। 16 मत बोलना, यहाँ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, ठीक है। तो कितना मोल हो जाएगा? 2। समझ में आया? यानी ऑक्सीजन का कितना मोल है? ऑक्सीजन O2 का कितना मोल है? यहाँ पे O2 का 2 मोल है। तो बताओ मोल का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मान लो तुमसे पूछा जाएगा कि 1 ग्राम mg लिया गया कंटेनर में, तो मोल कितना होगा? क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 ग्राम mg, और mg का मास होता है 24 ग्राम। mg एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ mg, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 ग्राम mg। 1 ग्राम mg में कितना मोल होगा, जबकि उसका मोलर मास कितना होता है? 24। तो बताओ जल्दी से कितना आएगा? एक आंसर आया सही सही, राजवर्धन का, दूसरा सृजित का, तीसरा मिहिर का। क्या आंसर आएगा तुम लोग का? 1/24। क्या होगा? 1 ग्राम में कितना मोल होगा? तो गिवन मास कितना होगा? 1, और मोलर मास यानी mg का, अब mg2 मत पकड़ने लग जाना, mg होता है, उसका एटॉमिसिटी 1 होता है ना, तो mg के बारे में बोल रहा, तो mg का मास कितना होगा? 24, तो 1/24। तो दिस वन इज ए मोल। ये निकालने आ गया ना। तो कल मैं तुम लोग से अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ये मोल अलग चैप्टर है, इतना बताया बेसिक के लिए ताकि तुम्हें क्वेश्चंस बनाने आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 मैं कल अटेम्प्ट करवाऊंगा, यहाँ मोल से रिलेटेड बातें कर रहा हो। 1 ग्राम mg दिया है, फर्स्ट वी कन्वर्ट m ग्राम इनटू मोल, देन वी कैलकुलेट, तो मैं कल करवाऊंगा। उसके बाद लिखा हुआ है 16 नंबर में, हाउ मेनी सीजियम एटम कैन बी कन्वर्टेड, वहां भी एटम यानी मोल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट करके पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं कल इसको आगे के क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन छोड़ के 19 से लेके 23 तक ये आप लोग बना के लाइएगा, क्योंकि उसमें ये मोल नहीं है। तो बाकी 2-3 मैं तुम्हें ट्राई करवाऊंगा। अभी मोल का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। मोल अपने आप में एक चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, ये कम से कम 1-1.5 महीना चलेगा। एक कब पढ़ाया जाएगा? जब तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लोगे, आफ्टर दैट मोल पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें अभी कोई बुक लोगे तो फिजिकल का पहला टॉपिक है, तो फिजिकल अभी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मैं थोड़ा सा बताया ताकि हमारा ये क्वेश्चन बन जाए, हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, उतना ही चीजें बताया कि मैं तुम्हें मोल का चीजें बता सकूं, ठीक है। बाकी चीजें हम डेप्थ में बाद में बात करेंगे। तो कल 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी बना के लाना लेवल 3 का। कल लेवल 3 खत्म हो जाना चाहिए, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग, ओके ना? ठीक है। और धीरे धीरे अपना ये सब बनाने के बाद VK जायसवाल का क्वेश्चन भी, और रोज 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाया करो, और जो डाउट है उसको राउंड करके रखना। ओके, थैंक्स टू